हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या आपको पता है टॉपर्स टॉपर कैसे बनते हैं? क्या आपको यह भी पता है जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं लगातार मेहनत करते हैं और लगातार मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट आता है तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है लेकिन कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। इसके पीछे की वजह जानते हो आप? तो इसके पीछे की 4 वजह हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो और 2024 में सिलेक्शन लेना चाहते हो बच्चों, तो आपको ये 4 स्टेप रूल जरूर पता होना चाहिए कि 4 स्टेप रूल होता क्या है। अगर आपने ये रूल जान लिया और इस पर काम कर लिया तो डेफिनेटली 2024 में यूपीएससी में आप पक्का सिलेक्ट हो जाओगे। इसके बाद बच्चों हम चर्चा करेंगे कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है यूपीएससी का। अब मेरी एक बात सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। जब आप पैदा होते हो तभी से हम एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, उस स्टोरी से आप सारी चीजों को लिंक कर लोगे। जब आप पैदा होते हो तो पैदा होने के बाद आप चलना सीखते हो। ठीक है, चलना सीख लिया। जब चलना आप सीख रहे हो तब आपको कुछ ज्ञान नहीं है कि आपने चलना कैसे सीखा। बोलना सीखते हो तब भी आपको कोई ज्ञान नहीं है कि आपने बोलना कैसे सीखा। लेकिन जैसे ही आप थोड़े से बड़े होते हो तो आप अपने घर पर रोते हो, चिल्लाते हो और पापा मम्मी से बोलते हो मुझे साइकिल चाहिए, मेरे दोस्त साइकिल चला रहे हैं। तो आपके मम्मी पापा आपके लिए एक साइकिल लेके आते हैं। आपको साइकिल चलानी नहीं आती थी? आती थी? नहीं आती थी। आपके घर साइकिल आ गई। अब आपने साइकिल चलाने की क्या करी? प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी। साइकिल से चढ़ते थे, गिरते थे, फिर चढ़ते थे, फिर गिरते थे, फिर चढ़ते थे, फिर गिरते थे और एक दिन ऐसा आता था कि आप साइकिल चलाना सीख जाते थे। बताओ सीखो नहीं सीखो? जितने भी बच्चे तुम वीडियो देख रहे हो हर एक बच्चा ऐसा होगा जिसको साइकिल चलानी आती होगी। आती है ना? आती है नहीं आती है? चलो अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर थोड़े से और बड़े होंगे, 10th और 12th में पहुंचोगे तो आपने देखा होगा बाइक चला रहे हैं मेरे दोस्त। तो अब घर पर जिद करनी है, पापा के पास बाइक होगी कि अब मुझे बाइक चलाना सीखना है। फिर आपने बाइक की भी प्रैक्टिस करी होगी और आज आप में 90% बच्चा बाइक चलाना भी जानता होगा। जानते हो ना? यस सर, जानते हैं। तो यहीं से पहला रूल निकल के आता है बच्चों, और वो पहला रूल है आपका माइंड सेट, स्टेप फर्स्ट। और इसके बारे में आइंस्टीन साहब ने भी बोला था कि माइंड सेट आपका क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। आपका माइंड सेट वहां क्लियर था कि मुझे साइकिल चलाना सीखना है और आप साइकिल चलाना सीख गए। आपका माइंड सेट क्लियर था कि मुझे बाइक चलाना सीखना है, आप बाइक चलाना सीख गए। आपका माइंड सेट क्लियर था कि मुझे कार चलाना सीखना है या सीखना चाहता हूं। अब डेफिनेटली जिस बच्चे को कार चलाना नहीं आती है लेकिन जिसका माइंड सेट क्लियर है कि मुझे कार चलाना सीखना है वो सीख जाएगा। यह होता है माइंड सेट। और आइंस्टीन साहब ने भी इसके ऊपर अच्छी बात लिखी थी कि आवर ग्रेटेस्ट बैटल्स आर दैट विद आवर ओन माइंड्स। अब मेरी बात सुनिएगा बच्चों, अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो कोई सा भी एग्जाम हो सकता है हमारे इस भारत देश में, यूपीएससी हो सकता है, कांस्टेबल हो सकता है, यूपीएससी हो सकता है, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड हो सकता है, कोई सा भी एग्जाम हो सकता है। तो आपको यह क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि मुझे यह एग्जाम क्वालिफाई करना है और 100% मैं ये करके रहूंगा। जैसे आपका माइंडसेट क्लियर था एक साइकिल को लेकर, मुझे साइकिल चलाना सीखना है, उसी प्रकार आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि 2024 में मैं यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करूंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ये आपका माइंडसेट पहला स्टेप है कि आपके दिमाग में इधर उधर की चीजें कोई नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, बस ये पहला रूल है। मैं यूपीएससी की नहीं कह रहा हूं कि आप यूपीएससी का ही माइंड सेट करो। जिस भी एग्जाम में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपके पहले ही स्टेप में यह क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस बार ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये एग्जाम मुझे क्रैक करना है। ये माइंडसेट, ये फर्स्ट रूल होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। तो सर सेकंड रूल क्या होना चाहिए? तो जैसे ही आपका माइंडसेट क्लियर हो गया कि मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो सेकंड रूल क्या होता है? सेकंड रूल सीखिए बच्चों, एग्जाम पैटर्न एनालिसिस। यह जानना बहुत जरूरी है बच्चों कि एग्जाम पैटर्न एनालिसिस क्या होता है। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं आपको बताता हूं। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। आप सपोज करो आप कहीं अपने गांव में घूमने जा रहे हो और घूमने जब जा रहे हो आपको पता है कि आगे 2 बाग हैं।
एक बाग किसका है? बबूल के पेड़ का है। और एक बाग किसका है? आम का बाग है। तो आपको पता है कि मुझे किस बाग में जाना है, तो आप किस बाग में जाओगे? बबूल वाले में जाओगे या आम वाले में जाओगे? तो आप बोलोगे सर हम तो आम वाले बाग में जाएंगे क्योंकि वहां आम खाने को मिलेंगे। बात क्लियर हो गई? अब इसको रिलेट करते हैं आपकी डेली लाइफ से। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो मैं उसकी बात करता हूं। आप अगर बेटा किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। भाई एग्जाम पैटर्न अलग अलग होता है। यूपीएसआई का अलग है, एसएससी सीजीएल का अलग है, 10th बोर्ड का एग्जाम पैटर्न अलग है, आईआईटी का अलग है, यूपीएससी का अलग है। अब आप ये देखो कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे खुद के अकॉर्डिंग मेरे लिए आम वाला बाग कौन सा है और बबूल वाला बाग कौन सा है। मुझे लगता है कि एसएससी यार मेरे लिए बबूल वाला बाग हो सकता है और यूपीएसआई मेरे लिए आम वाला बाग हो सकता है। तो उस बबूल वाले को तुरंत कट कर दो और आम वाले बाग पर आ जाओ। तुरंत आ जाओ कि भैया मुझे यूपीएसआई क्लियर करना है। मुझे लगता है अंदर से आपके अंदर एक फीलिंग आनी चाहिए कि मुझे लगता है कि मैं यूपीएसआई, एसएससी सीजीएल से पहले, एसएससी सीपीओ से पहले यूपीएसआई क्रैक कर सकता हूं, तो मैं अब यूपीएसआई क्रैक ही करके रहूंगा। तो पहले तो आपको ये क्लियर करना है, यूपीएसआई मुझे क्लियर करना है। ये चीज कैसे पता लगाओगे बेटा? ये चीज पता लगाओगे आपको पहले उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। जब तक आपको उसका एग्जाम पैटर्न और एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं बता पाओगे। तो सबसे पहले हमें उसकी क्या करनी है बच्चों? सबसे पहले हमें उसकी आरएनडी करनी है, उसके एग्जाम पैटर्न की। अगर मैं यूपीएसआई के एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं बच्चों, तो यूपीएसआई का एग्जाम पैटर्न पता है कि हिंदी आएगी 40 क्वेश्चन, बेसिक हिंदी आती है, 10th लेवल की हिंदी आती है। ये मुझे आती है या नहीं आती है? अगर उधर ही हम बच्चों एसएससी की बात करते हैं तो वहां इंग्लिश आती है। तो आप देखो कि आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, आपकी जो पढ़ाई अब तक हुई है उसमें आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन ये रहेगा या ये रहेगा। आपको लगता है अगर हिंदी है तो आप इसकी तरफ मूव करिए। आगे चलते हैं। हिंदी के साथ 40 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अगर मैं संविधान, सामान्य ज्ञान और बेसिक लॉ की बात करता हूं तो यहां भी 40 प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। अगर मैथ की बात करूंगा तो यहां भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग की बात करूंगा तो यहां भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो ये मैथ के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये तो मुझे पता लग गया कि अच्छा एग्जाम पैटर्न ये होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, 160 प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 160 क्वेश्चन होते हैं। अब बात ये आती है कि सर जो 160 क्वेश्चन है वो तो मुझे पता लग गया, लेकिन बेसिक लॉ, संविधान के कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो अब आप क्या करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालोगे। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो 10, 12, 15, 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए बच्चों, और उसमें ये देखिए कि बेसिक लॉ और संविधान के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको नोट करिए, उनको बार बार पढ़िए। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको मैं अच्छे से पढ़ लूंगा तो पक्का सिलेक्शन ले लूंगा। तो पहला काम समझ गए कि आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर खुद से निकालने हैं। कोई भी फ्रेशर बच्चा है या कोई भी एक्सपीरियंस बच्चा है, जो मैं बोल रहा हूं वो 100% करना बच्चों। ये आपका स्टेप सेकंड होता है। जो टॉपर बनते हैं उनके दिमाग में यही स्ट्रेटेजी होती है बच्चों। बहुत बच्चों का इंटरव्यू लिया है, बहुत बच्चों से डिस्कशन करा है, जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं उनसे, तब मैं इस फाइनल रिजल्ट पर पहुंचा हूं। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये चीजें। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने पता कर लिया कि संविधान के, बेसिक लॉ के और सामान्य ज्ञान के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मेरा माइंडसेट क्लियर हुआ कि अच्छा ऐसी चीजें पूछी जाती हैं तो मुझे इस तरीके से इसकी स्ट्रेटेजी करनी है, इस तरीके से मुझे इसकी पढ़ाई करनी है। यहीं से आपका स्मार्ट वर्क निकलता है बच्चों। फिर आता है मैथ्स। अच्छा मैथ्स में देखते हैं क्या भाई एल्जेब्रा के क्वेश्चन आते हैं, क्या एडवांस मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन 2D 3D से क्वेश्चन आता है या और ट्रिग्नोमेट्री और इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां से आपको पता लगेगा कि अच्छा यूपीएसआई में जो मैथ आता है वहां से एडवांस मैथ ज्यादा नहीं पूछा जाता, वहां ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, वहां बेसिक जो आपका नॉर्मल जो मैथ होता है अर्थमेटिक, वहां से क्वेश्चन बनते हैं और मेंसुरेशन का 1-2 क्वेश्चन मिलता है। अच्छा कुछ क्वेश्चन इसमें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स और एपी जीपी के भी होते हैं, तो मुझे वो और अच्छे से पढ़ने। ये आप कैसे पता कर पाओगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालने के बाद पता कर पाओगे। और ये भी देखोगे अच्छा यार यहां तो मैथ में 40 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन तो भाई रीजनिंग के भी
आते हैं, तो जो 10 से 12 क्वेश्चन मैथ वाले पोर्शन में रीजनिंग के आते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी आपको कैसे पता लगेगा बच्चा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद। और ये स्ट्रेटजी हमें पहले से ही बनानी होती है बच्चों, जब नोटिफिकेशन आएगा तब नहीं बनानी होती, क्योंकि आपको पता है यूपी पुलिस का इतिहास है कि भैया अगर नोटिफिकेशन आ गया तो 2 से 3 महीने में भी पेपर करा सकती है, और फिर 6 से 7 8 9 10 महीने में भी पेपर ना कराए। तो हमें पहले से प्रिपेयर अपने आप को रखना पड़ेगा। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल ने नोटिफिकेशन निकाला, 1.5 महीने बाद पेपर ले लिया, तो 1.5 महीने में तैयारी थोड़ा होती बच्चे की, तो इसलिए हमें पहले से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, पहले से बच्चों हमें एग्जाम पैटर्न और उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, पूरी R&D करनी पड़ेगी, तब जाके हम यूपीएसआई में सिलेक्ट हो पाएंगे। ऐसे ही बच्चों मुझे रीजनिंग में देखना है, अच्छा बैंकिंग वाले लॉजिकल रीजनिंग के कौन कौन से किस किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो नॉर्मल एसएससी वाली रीजनिंग होती है उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह की बच्चों आपको क्या करना है, एग्जाम पैटर्न एनालिसिस करना है कि उसका एग्जाम पैटर्न कैसा है, उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका स्टेप रूल 2। अब बात करते हैं बच्चों स्टेप रूल 3। स्टेप रूल 3 आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक एवरेज स्टूडेंट लगातार मेहनत कर रहा है, मान लो 100 बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसमें से 20 बच्चों का सिलेक्शन होना है, और 100 के 100 एवरेज स्टूडेंट हैं, तो वो 20 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे 100 में से। तो जो 100 में से 20 बच्चे सिलेक्ट होंगे वो कैसे बच्चे होते हैं, उनका माइंड सेट कैसा होता है, तो भैया वो माइंड सेट ये होता है जो मैंने अभी तक आपको बताया है। स्टेप रूल 3 जानते हैं, स्टेप रूल 3 क्या कहता है, सेल्फ चेक। बहुत जरूरी है बच्चों ये सेल्फ चेक करना, अपने आप को सेल्फ चेक। पहले तो पढ़ लेते हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है, मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। आप वेट नहीं करोगे कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन कब आ रहा है। अगर आपके अंदर एक आग है और आपका माइंडसेट क्लियर है कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, तो आज से और अभी से बच्चों आप क्या करोगे, एग्जाम पैटर्न एनालिसिस करोगे, और एग्जाम पैटर्न एनालिसिस करने के बाद अपने आप को खुद से चेक करोगे कि अब आप इसके लिए कितने तैयार हो। अगर आप एक तैयार योद्धा अपने आप को मानते हो कि मैंने ये 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए, और तीसरे स्टेप पे जब मैं खुद अपने आप से बात करूंगा और मेरे अंदर से अगर ये फीलिंग आ रही है कि यार ये दोनों चीजें देख के, ये दोनों स्टेप देख के मैं पक्का यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, आपके अंदर एक मोटिवेशन, एक आग आ रही है बच्चों, तो डेफिनेटली आप 100% वो काम कर जाओगे जो आपने सोचा है। बच्चा क्या करता है, सोच लेता है, लेकिन सोचने के बाद अपने आप को सेल्फ चेक नहीं करता और उस पर काम करना स्टार्ट नहीं करता है। अपने आप को सेल्फ चेक करिए, अपने अंदर की भावनाओं को जानिए, पहचानिए, और उसके बाद उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर जब आप इसको स्टार्ट कर दोगे तो भैया अब आपको चेक कैसे करना है। अब मेरी बात सुनिएगा, बच्चे यहां से क्या करेंगे, सेल्फ मोटिवेट करेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे अदर चीजों से। तो मैं बोलूंगा इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना, सेल्फ मोटिवेट। अपने आप को खुद से मोटिवेट करिए, अपने आप के सामने अपने मम्मी पापा को रखिए, अपने घर की कंडीशंस को रखिए, अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचकर अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखिए कि मेरे मम्मी पापा कैसी कंडीशनों में रह के मेहनत करके मुझे पढ़ने ये पैसा देते हैं और चाहते हैं कि मैं इस बार सरकारी नौकरी ले लूं, तो वहां से आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है तो उसके बारे में सोचिए, वहां से आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे घर की कंडीशन इतनी बेकार है फाइनेंशियल, तो मुझे कुछ करना है, वहां से आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपके अंदर है फ्यूचर को लेकर, मुझे आने वाले मेरे बच्चे हैं, आने वाला मेरा फ्यूचर जो टाइम है उसमें मुझे बहुत बड़ा पैसे वाला है, बहुत बड़ा आदमी या एक पावरफुल इंसान बनना है, जो कि मैं आज की स्थिति में कुछ भी नहीं हूं, तो मुझे क्या करना है, वहां से सेल्फ मोटिवेशन लेना है। जब ये सेल्फ मोटिवेशन ले लोगे ना बेटा, तो उसके बाद आपको क्या काम करना है, ये बहुत जरूरी है। बच्चा इसके बाद क्या करेगा, कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देगा। पहले दिन पढ़ेगा 5 से 6 घंटे, दूसरे दिन भी पढ़ेगा 4 से 5 घंटे, लेकिन तीसरे दिन वो 1 घंटा पढ़ेगा, और चौथे दिन 0 घंटा पढ़ेगा। फिर वो अगले दिन मोटिवेशन मिलेगा 2 घंटा पढ़ेगा, फिर कभी वो 10 घंटे पढ़ेगा। तो भाई ये स्ट्रेटजी कभी नहीं अपनानी है आपको, ये बहुत गलत तरीका होता है, बहुत ज्यादा गलत तरीका होता है। अपने आप को अगर चेक करना है तो मोटिवेट रखो और अपने स्लॉट्स बनाओ बेटा, स्लॉट्स। आप अपने स्लॉट्स बनाओ कि मैं सुबह 2 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे भी नहीं, ये बनाओ कि सुबह उठ के मुझे मैथ पर काम करना है, दोपहर को मुझे हिंदी पर काम करना है, और रात को मुझे रात के इवनिंग के स्लॉट में मुझे जीके जीएस पर काम करना है। और जब सोने जाऊंगा तो
सोने जाने से, जब मैं सोने जाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि मैंने आज अपने तीनों चारों स्लॉटों में क्या क्या पढ़ा। वहां से खुद को फिर चेक करना है कि भाई मैंने ये सोचा था कि आज मैं सुबह के स्लॉट में ये करूंगा, दोपहर के स्लॉट में ये करूंगा, इवनिंग के स्लॉट में ये करूंगा। और जब रात को मैं सोच रहा हूं, सेल्फ अपने आप को चेक कर रहा हूं, तो मुझे ये पता लगाना है क्या मैंने उन चीजों पर 70, 80, 90% अचीवमेंट करा या नहीं करा, 100% अचीवमेंट करा या नहीं करा। नहीं करा तो फिर अगले दिन फिर लग जाओ। ठीक है, तो बेटा आप अपना स्लॉट्स बनाइए, एक सुबह का स्लॉट बनाओ, एक दोपहर का स्लॉट बनाओ, एक इवनिंग का स्लॉट बनाओ। हो सकता है उसमें कभी आप आधा घंटा ज्यादा पढ़ोगे, आधा घंटा कम पढ़ोगे, लेकिन उस स्लॉट में उस जो टास्क आपने दिया उस टास्क को जरूर कंप्लीट करोगे। ये होता है स्टेप रूल 3। तो टाइम टेबल बना के पढ़ने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन आजकल के जो टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट जो सिलेक्शन लेते हैं वो अपने स्लॉट्स जरूर बनाते हैं, और इस स्लॉट्स में वो सब्जेक्ट फिक्स कर देते हैं कि इस स्लॉट में मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस स्लॉट में मुझे ये पढ़ना है, इस स्लॉट में मुझे ये पढ़ना है, और डेली मुझे जितने भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट पर मुझे काम करना है। तो ये तीसरा काम आपको करना है प्यारे बच्चों। और अब आता है लास्ट और फोर्थ स्टेप रूल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो चौथा ये रूल है बच्चों, ये सब जब सारे काम आप कर लोगे तो लास्ट में आता है बच्चों, ये सब क्या है, ये सब आप जो तैयारी कर रहे हो, एक वॉर की तैयारी कर रहे हो, एक युद्ध की तैयारी कर रहे हो। युद्ध में तो बहुत सारे योद्धा युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जीतता वही है जिसके पास युद्ध नीति होती है, जीतता वही है जिसके पास वॉर स्ट्रेटजी होती है। तो प्यारे बच्चों, वो स्ट्रेटजी आपको आज से और अभी से बनानी होगी कि आने वाले 6 महीने में अगर यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है और उसमें बच्चा अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो मुझे आज से ही एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उस पर काम करना पड़ेगा। और स्ट्रेटजी कैसे बनानी है मैंने बता दी बेटा, ये 4 स्टेप रूल हैं, और चौथा स्टेप आपको ये देता है कि आप एक युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो, और जब आप युद्ध में लड़ने जाओगे तो वहां सिर्फ जीत हासिल करने जाओगे, वहां आप हारने नहीं जाओगे। तो आप अपने दिमाग में यह भी चीज क्लियर कर लीजिए कि मुझे ये युद्ध जीतना है। डेफिनेटली बच्चों, अगर ये 4 स्टेप आपने फॉलो कर लिए तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, भगवान खुद जमीन पर उतर के ये आपको रोकना चाहे कि तू यूपीएससी में सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, तो वो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने ये 4 स्टेप रूल पर ध्यान दिया है और इस पर काम करा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो टॉपर्स टॉपर क्यों बनते हैं, ये रीजन है। जो एक एवरेज स्टूडेंट लगातार पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, उसका ही सिलेक्शन क्या होता है, उसका ये रीजन है 4 स्टेप रूल। अब बात करते हैं बच्चों यूपीएससी के नोटिफिकेशन के बारे में। तो आपको ये पता लग गया होगा बच्चों, ये नोटिफिकेशन का बहुत पहले भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर आया था कि उन्होंने एक ईओआई का प्रकाशन करा था, एक मेमोरेंडम का प्रकाशन करा था कि भाई हमें उम्मीद है इस बार 12 से 15 लाख फॉर्म आएंगे यूपीएससी में, तो कंपनी आए, टेंडर लें और हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रण पत्र जारी करते हैं। तो ये भर्ती बोर्ड ने ऑलरेडी कर दिया है 2 से 2.5 महीने 3 महीने पहले बच्चों। तो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, और यह भी कंफर्म है कि 2024 में यूपीएससी की वैकेंसी आएगी, पेपर होगा, रिजल्ट आएगा और बच्चों का सिलेक्शन होगा। डिसाइड अब आपको यह करना है कि उसमें आपका सिलेक्शन है या नहीं है। बस भैया, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये 4 स्टेप रूल स्ट्रेटजी समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।